इसीलिए इधर फोर्स मेजर लगा करके इन रिट्रोस्पेक्ट स्टेट्स को जो देना है उससे आप भाग रही हो, वो आर्ग्यूमेंट एकदम गलत है। हम कहीं भी स्टेट्स को जो पैसा देना है उसको ना देंगे ऐसे कहीं बयान नहीं दिया, हमारे ऑब्जेक्ट भी वो नहीं है। इसीलिए वो आर्ग्यूमेंट इधर डाल करके स्टेट्स को जो देना है वो नहीं देंगे आप, ऐसे आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उनको मालूम है स्टेट गवर्नमेंट्स का दिक्कत क्या है और उनको पैसा समय पर मिलना कितना आवश्यक है। हमें बार बार प्रधानमंत्री जी से एडवाइस भी मिलता है। इसीलिए इसको ऐसे डिस्टॉर्ट, मैंने क्षमा करिए डिस्टॉर्ट के शब्द उपयोग कर रही हूं, मगर मैं एलिगेशन नहीं डाल रही हूं, डिस्टॉर्ट कर रही हूं, मगर इसका ऐसे इंटरप्रेट करना आवश्यक नहीं है। हम किसी स्टेट्स का अधिकार को छीन नहीं रहे और उनका पैसा जो देना है वो बिल्कुल देंगे। सो दिस इज अबाउट फोर्स मेजर। एंड ऑल्सो माननीय शशि थरूर जी बोलते हैं सेक्शन 168A ऑफ द CGST एक्ट आपको सिर्फ ये प्रोवाइड करता है that on the recommendation of the GST Council आप कर सकते हो, मगर गवर्नमेंट खुद कुछ नहीं कर सकते हैं। GST काउंसिल का रिकमेंडेशन आप बिल्कुल मानते हैं सर, हम इसमें ऐसे कुछ नहीं कर रहे हैं जिसको आप मान सकते हो कि GST काउंसिल को हम वायलेट कर रहे हैं, बाईपास कर रहे हैं, नहीं। However, GST काउंसिल और CGST एक्ट के द्वारा इस बिल में जो हम कर रहे हैं, टैक्स पेमेंट, टैक्स फाइलिंग और टैक्स रिटर्न्स के ऊपर ही हमारे जो भी अमेंडमेंट है उसके इंटेंशन है। इसीलिए टैक्स पेमेंट, फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स वगैरह बिल्कुल केंद्र सरकार के परिधि में, it is within the limits of the central government's terrain. So it is relevant to know that tax payment, tax filing, filing of returns, etc. were excluded from the purview of the relevant notifications issued in the exercise of powers under this section. इसीलिए confusion रहने का आवश्यकता नहीं है। फिर मैं PM केयर्स के ऊपर जाने से पहले विवाद से विश्वास के ऊपर ऑब्जेक्शन, ऑब्जर्वेशंस हुआ है। विवाद से विश्वास एमनेस्टी स्कीम नहीं है, उसको बार बार उस नजरिया से देखना सही नहीं है। विवाद से विश्वास स्कीम डस नॉट एक्सटेंड एनी बेनिफिट टू डिसऑनेस्ट टैक्स इवेडर्स, इसीलिए वो एमनेस्टी का स्कीम नहीं है, ये डिस्प्यूट रेसोल्यूशन स्कीम है। लिटिगेशन बहुत सालों से पड़ा हुआ है, उसका सुलझाने का कुछ तरीका नहीं है तो वो समय लगता है। इसीलिए डिस्प्यूट रेसोल्यूशन के लिए हमने विवाद से विश्वास ले आए और ये इसके द्वारा लिटिगेशन कम करने के लिए रास्ता हम ढूंढ रहे हैं। इसीलिए इसको एमनेस्टी के रास्ते पे चलते हुए ऑब्जेक्शंस रेज करना इसमें नॉट नेसेसरी। PM केयर्स रिलेटेड इश्यू में मैं MOS अनुराग ठाकुर जी को बोलती हूं, वो जरा एक्सप्लेन करें, आपके अनुमति हो तो सर। आपने तो पहले डायरेक्शन दे दिया, अनुमति तो बाद में मांगी आप। क्षमा कीजिए, मैंने सोचा मिनिस्ट्री का जवाब देना है, मैंने MOS को रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। नहीं तो दे सकते हैं, वो तो दे सकते हैं जवाब, उसमें अनुमति मांगने की आवश्यकता नहीं थी इसलिए। थैंक यू सर, बट अनुमति मांग रही हूँ। बिल्कुल नहीं, अनुमति मांगने की आवश्यकता नहीं, वो दे सकते हैं जवाब। धन्यवाद अध्यक्ष जी।
कुछ यहाँ पर विपक्ष के साथियों ने पीएम केयर्स पर प्रश्न उठाने का प्रयास किया है, और ये अभी नहीं, इससे पहले भी जब से इसकी स्थापना हुई उस दिन से लेकर आज तक इसका विरोध करते आ रहे हैं। लेकिन विरोध के पीछे तर्क तो हो। केवल कहने के लिए विरोध करना, जैसा ये ईवीएम खराब है, चुनाव के समय विरोध करते थे, लेकिन एक बार नहीं कई बार चुनाव हारे। फिर कहा जनधन खराब है, फिर कहा डिमोनेटाइजेशन खराब है, फिर कहा ट्रिपल तलाक खराब है, फिर कहा जीएसटी खराब है, फिर कहा 3 तलाक खराब है। आपको तो हर चीज में ही खराबी नजर आती है। सच्चाई यह है कि आपकी नीयत खराब है, आपकी नीयत खराब है। नीयत और सोच खराब होने के कारण आप एक अच्छे कदम को भी खराब नजरिए से देख रहे हैं। और अध्यक्ष जी, पीएम केयर्स खराब क्यों है? क्या गलती है? एक नहीं कई बार आप हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गए कई विषयों को लेकर, लेकिन अंत में उसका नतीजा क्या निकला? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, हर कदम पर हर कोर्ट ने पीएम केयर्स के हक में अपना निर्णय दिया, इनके हित में नहीं दिया है। आखिर क्या क्या चुनौतियां दी इन्होंने तो इसको सेटअप करने के लिए कि आपने बनाया ही गलत है, आपने उसको चुनौती दी, सुप्रीम कोर्ट ने आपके उसको खारिज कर दिया और संवैधानिक रूप से उसको वैध बताया गया। यही नहीं सर, ये अप्रैल महीने में चले गए थे सर, मार्च में बना, अप्रैल महीने में उसके विरोध में चले गए। देश कोरोना महामारी से लड़ने के लिए तैयारी कर रहा था, प्रधानमंत्री जी कदम उठा रहे थे, लेकिन ये उस समय भी राजनीति कर रहे थे, विपक्ष का काम कर रहे थे ये। और जून 2020 में सर इन्होंने उसको कहा कि इसको आरटीआई के अंतर्गत देना चाहिए, उसको भी कोर्ट ने खारिज कर दिया, दिल्ली हाई कोर्ट ये लोग है। उसके बाद इन्होंने कहा कि सारे पैसे नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड में ट्रांसफर करने चाहिए। कोर्ट ने उसमें डिटेल जजमेंट दी है कि नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड में राज्य और केंद्र का पैसा जाता है और इस पे पीएम केयर्स फंड में कंसोलिडेटेड फंड का कोई पैसा नहीं जाता, कोई बजटरी सपोर्ट नहीं जाती। ये स्वैच्छिक निधि से जो लोग जनता पैसा देती है वो पैसा इसमें आता, केंद्र सरकार का कोई पैसा इसमें नहीं गया है। हम सांसदों ने पैसा दिया होगा, गरीब से गरीब व्यक्ति ने पैसा दिया। सर मुझे दुख इस बात का होता है कि गरीब से गरीब व्यक्ति ने तो इसमें अपना योगदान दिया, लेकिन कुछ लोग यहां पर ऐसे हैं कि उनकी अच्छी सोच पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। ये केवल नरेंद्र मोदी जी की सोच पर या प्रधानमंत्री की सोच पर प्रश्न खड़ा नहीं करते, ये हिंदुस्तान के 138 करोड़ की जनता की सोच पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। किन लोगों ने योगदान दिया, मैं कुछ कहना चाहता हूं सर इस पर। सर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की 9 साल की अनुष्का और 6 साल के युवराज ने अपनी गुल्लक तोड़कर 700 रुपए में से 300 रुपए इसके लिए योगदान दिया है सर, बच्चों ने दिया है सर। अगला कानपुर के किदवई नगर में बच्चों ने मजदूरों के लिए जो गुल्लक तोड़कर सर 5,855 रुपए पीएम केयर्स फंड के लिए दिए सर। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की सर 10 साल की बेटी सुहानी ने 4,091 रुपए पीएम केयर फंड के लिए दिए सर। बीड़ की रहने वाली एक रिटायर्ड टीचर ने 5 लाख रुपए पीएम केयर फंड में दिया सर। सुनो भाई, क्या दिक्कत है? सर अगर योगदान देने वालों के लिए भी सर, जिन बच्चों ने अपनी गुल्लक तोड़कर पैसा दिया उनका नाम सुनने के लिए भी राजी नहीं है, तो शर्म चलकर बैंक आई और अपने जीवन भर की पेंशन 2 लाख रुपए पीएम केयर्स में दी थी सर, 2 लाख रुपया सर। दिल्ली के जयप्रकाश नगर के 82 वर्ष के महेंद्र सिंह सर 1 लाख रुपए पीएम केयर्स फंड के लिए दे दिया सर।
सर उत्तराखंड के गौचर के 60 साल की देवकी भंडारी ने सर 10 लाख रुपए पीएम के। सर नेता हो, अभिनेता हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो, सांसद हो या विधायक हो, हर किसी ने अपनी ओर से देने का प्रयास किया है, क्योंकि ये लड़ाई देश की लड़ाई थी और इस लड़ाई में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पीएम केयर फंड की स्थापना करके करने का काम किया सर। सर अभी उसमें मुझे बहुत कुछ कहना है सर। सर इनका असली चेहरा तो दिखाना बाकी है सर। सर इसमें कम से कम आधे घंटे का समय तो चाहिए होगा सर, क्योंकि नहीं, वो आज जो बिल की फुल डिबेट पे समय बोलना सर या तो आप ये कह लीजिए अभी तो किया तो मुझे विस्तार में अपनी बात अभी रखने का, या सर चर्चा के समय मुझे अपनी पूरी बात रखने का अवसर मिले। चर्चा के समय पूरा मौका सर मैं देंगे एक बात जरूर कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जब आप चर्चा करने आए तो मेरे विपक्ष के लोगों से अनुरोध रहेगा, कृपया करके प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड को पढ़कर आए। 1948 में सर शाही हुक्म की तरह उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने कह दिया पीएम नेशनल रिलीफ फंड बना दो। 1948 से लेकर आज तक उसकी रजिस्ट्रेशन तक नहीं हो पाई। यहां सर 48 तक उसकी रजिस्ट्रेशन आज तक नहीं हो पाई। सर कैसे उसको एफसीआरए क्लियरेंस मिली, कैसे उसको 12A की रजिस्ट्रेशन बगैर ट्रस्ट के, सर ट्रस्ट रजिस्टर नहीं है, ट्रस्ट डीड नहीं है, आपने सेक्शन 12 में कैसे उसको रजिस्टर किया? एटीजी की आपने एग्जम्पशन उसको कैसे दी? एफसीआरए की क्लियरेंस आपने उसको कैसे दी? मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से। हमने यहां पर पीएम केयर्स संविधानिक रूप से एक रजिस्टर्ड पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है सर। मैं खुली चुनौती देता हूं विपक्ष को, किसी भी मुद्दे पर चर्चा कर ले, यह संवैधानिक रूप से पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, हिंदुस्तान की 138 करोड़ की जनता के लिए है। आपने केवल एक परिवार, गांधी परिवार के लिए वो ट्रस्ट बनाए थे। प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड में सोनिया गांधी, नेहरू, ये लोग वहां पर उसके सदस्य रहे सर। इसकी विस्तार में चर्चा होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो, देश को आपका असली चेहरा नजर आना चाहिए सर। इसके ऊपर प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य